तो चलो अपना ये जो नेक्स्ट सम है आज का, बरोबर, अपना लेक्चर 3, उस लेक्चर 3 की अपनी शुरुआत करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कितने सम से, जो कि एनसीईआरटी के, ठीक है। तो चलो अपने देखते हैं पहला सम, अपने को प्रूव करना है, बरोबर। ये शुरू होते ही खत्म हो गया, ऐसा टाइप का सम है कि cos π/4 प्लस एक्स प्लस cos π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू √2 cos x। बैकवर्ड जाओ यानी किस सूत्र पे चल रहा है वो सोचो। ये सूत्र कौन सा लग रहा है? हाँ, cos अल्फा माइनस बीटा है, cos a माइनस बी, ये कौन सा सूत्र है ना। ये होता है, ये एनसीईआरटी के सम का लेवल है कि तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हें दिख रहा है कि सूत्र कौन सा लगाना है। जीए के सम में ऐसा नहीं होता, उसमें पहले तुम्हें समझना पड़ता है कौन से कॉन्सेप्ट से मिल रहा है, फिर उसको देखना पड़ता है, फिर उसके आगे जाके सोचना पड़ता है कि हाँ सही है कि नहीं। इसमें तुम्हें डायरेक्ट दिख रहा है कि हाँ ये सूत्र लगाऊंगा, आगे गिनती करूंगा, आ जाएगा। चलो देखिए कैसे होता है। पहले मैं सूत्र लिखता हूँ। देखो, रात को कोई माथे पे बंदूक रख के भी पूछे ना कि ये सूत्र बोल, तुम्हारे दिमाग में से आ ही जाना चाहिए सूत्र। और उसको कब आता है? जब बहुत प्रैक्टिस की हो, समझ रहे हो। अपना नाम रात को माथे पे बंदूक रख के पूछा जाए तो तुम तुरंत बोल दोगे। क्यों? क्योंकि इतनी बार बोला है, वो तुम्हें याद नहीं रखना पड़ता अपना नाम। तो अमुक चीजें क्या होती हैं, वो प्रैक्टिस की होती हैं, प्रैक्टिस से आती हैं। एक दिन मैं जिम जाता हूँ, 10 घंटे में पूरा का पूरा एक्सरसाइज करता हूँ, डोले थोड़ी बन जाएंगे। तो एक दिन में डोले थोड़ी बनते, 10 घंटे में बहुत जबरदस्त इंटेंस एक्सरसाइज की, तो 10 दिन में खटिए पे पड़ा मिलूंगा। तो कितनी इंटेंस एक्सरसाइज की तो प्रॉब्लम तो होगी। तो तुम समझो, वैसे ये चीजें होती है, ये मसल मेमोरी की तरह होती है कि तुम रोज रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो, कि रोज रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो या 1% इंप्रूव करो। चौपड़ा बनाया, चौपड़े पे सम गिनते जा रहे हो, तुम्हारे 2 चौपड़े भर गए, तो तुम्हें अगली बार मैंने जो सवाल नहीं चलाएंगे, जो मैं सवाल नहीं लिख रहा वो भी तुम्हें आने लगेंगे। और अभी तुमने को चौपड़ा आधा भी नहीं भरा और तुम DA एडवांस के सवाल कर रहे हो, तो थोड़ा सा तकलीफ पड़ेगी ना, समझ रहे हो। इसके लिए अपने चलो देखते हैं। चलो ये सवाल, cos अल्फा प्लस बीटा का सूत्र पहले लिखते हैं। देखो cos अल्फा प्लस बीटा या a प्लस बी, तो चलो जो cos में क्या आता है, cos a cos b, देखो यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, sin a sin b, बरोबर। फिर दूसरा एक महत्वपूर्ण सूत्र क्या आएगा, cos a माइनस b, तो वो होगा cos a cos b प्लस sin a sin b, यही सूत्र होगा। अब देखो एक और चीज देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, π/4 रेडियन है, वो कितनी डिग्री होती है, 45 डिग्री, बरोबर। अब ये भी चलो मैं तुम्हें बता दूं कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। मैंने बोला ना रेडियन टू डिग्री करना है, तो क्या करने का, मल्टीप्लाइड विथ 180 है ना। देखो 180 बाय पाई, एक मिनट में तुम्हें बताता हूं। देखो π/4 रेडियन था, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना था ना। अब तुम देखो डिग्री में कहीं पे भी पाई आता है, नहीं आता, पाई आता है नहीं, तो पाई कटेगा कि नहीं कटेगा। तो तुम्हें खाली ये ट्रिक याद करो, ट्रिक भी नहीं, लॉजिकल में यह समझता हूं। देखो पाई आएगा, आना ही नहीं चाहिए, तो पाई कटेगा, और पाई कटेगा या नहीं, या नीचे होगा, है ना। और यहां पे लिख लो 180, यानी अगर रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना तो 180 बटे पाई। और तुम्हें ये याद करना, और देखो डिग्री टू रेडियन करना है, यानी 45 डिग्री कितने रेडियन, तो तुम्हें करने का π/180। अब देखो फर्क कितना है, जरा सा, ये एक में 180 ऊपर, नीचे में पाई नीचे, 100, एक में पाई ऊपर 180 नीचे, बरोबर। यही हिसाब से कराया जाता है। तो अब देखो मैं जो तुम्हें बात बता रहा हूं, 180 बाय पाई, ये तुम कैसे याद करोगे कि रेडियन टू डिग्री में 180 बाय पाई आता है। एक मिनट, डिग्री में कहीं पे भी ये लिखा होता है पाई, तो पाई कट रहा होता है, यानी पाई नीचे होगा बस। और रेडियन में पाई होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं। अब तो समझो, तो पाई कहाँ आएगा, ऊपर, और 180 नीचे, यानी पाई के साथ 180 हो गई। पाई की स्थान ऊपर नीचे के हिसाब से समझा जाता है। तो चलो, तो अब देखो मैं इसको कन्वर्ट करके बता रहा हूं, तो डायरेक्ट अपने ने याद किया था, पर इसका मैकेनिक्स देख रहे हैं अपने कि ये कैसे होता है। तो देखो पाई से पाई कट, बरोबर, और 45 चौक 180, तो ये आ गया कि नहीं 45 डिग्री, है ना। इसका अपने को काम नहीं है, पर मैं खाली अपने बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर अपने मालूम है ना, सब कुछ डिग्री में याद किया था। जैसे कि अपने को पता है cos 45 डिग्री तो 1/√2, तो बस वैसे ही अपनी मेमोरी में होना चाहिए π/4 यानी 45 ही है, बात वही है, समझ रहे हो। मगन को छगन बोल दिया है, और व्यक्ति तो वही रहेगा ना। ये इस तरह की चीज है। और ये मेजरमेंट क्यों महत्व का, इसके ऊपर भी जैसे कि कोई एक सम आएगा जिसपे इसकी वैल्यू अपने को पता चलेगी। क्यों, डिग्री से अपने को तकलीफ क्या थी कि अपने सब कुछ को रेडियन में कन्वर्ट करने लग गए, समझ रहे हो। जब रुपये में विनिमय चल रहा है तो डॉलर की क्या जरूरत थी, बरोबर, पर कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं जरूरत आई होगी ना, बस यानी वो पॉइंट्स अपने को समझना है। चलो देखें, तो π/4 यानी 45, तो चलो ये वाला सूत्र अब मैं इसको प्रूव करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड से। सारे प्री रिक्विजिट यानी जितनी सारी महत्वपूर्ण चीजें वो अपने जान चुके इन तीनों में, अब बस गिनती करनी है।
ये पार्ट होगा तुम्हारा कि तुम्हें गिनती कितनी अच्छी तरह से आती है। अगर तुम्हें अच्छी तरह से गिनती आती है बस यानी गिनते ही रहना है। चलो अपने देखते हैं अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, cos पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो देखो cos पाई बाय 4 प्लस एक्स यानी cos पाई बाय 4 cos एक्स माइनस साइन पाई बाय 4 साइन एक्स। देखो इधर प्लस है, अगर कोष्टक के आगे देखो ये पद है, ये पद खुलेगा बरोबर, तो देखो क्या आएगा cos पाई बाय 4 बरोबर cos एक्स, अब देखो माइनस है तो प्लस साइन पाई बाय 4 साइन एक्स बरोबर। अब ध्यान दो किस कोष्टक के आगे क्या निशानी है, प्लस है। प्लस अगर कभी भी कोष्टक के आगे प्लस निशानी हो ना तो कुछ बदला नहीं जाता, जैसा है वैसे का वैसा ही रहता है। अगर इसके आगे माइनस निशानी होती है ना तो तुम जब माइनस अंदर जाते हो तो सबकी निशानी बदलती है, यानी ये प्लस वाला माइनस होता, ये प्लस वाला ये भी माइनस होता। पर यानी इन द ब्रीफ कि अगर कोष्टक के आगे प्लस की निशानी हो बरोबर किसी भी कोष्टक के आगे, तो जो भी अंदर दिया वो वैसे का वैसा रहता है। ये चीज समझ गए, ठीक है। तो देखो देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया कि नहीं, देखो प्लस साइन पाई बाय 4 साइन एक्स माइनस साइन पाई बाय 4 साइन एक्स, यानी इधर इधर बरोबर कट गए प्लस माइनस से। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा cos पाई बाय 4 cos एक्स प्लस cos पाई बाय 4 cos एक्स, तो क्या हो जाएगा 2 cos पाई बाय 4 cos एक्स। तो देखो 2 cos पाई बाय 4 cos पाई बाय 4 1 बाय अंडर रूट 2 cos एक्स। तो देखो 1 बाय अंडर रूट 2 इंटू 1 बाय 2 को अपने ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते कि नहीं, और इंटू 1 बाय अंडर रूट 2 cos x। अब देखो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट, तो अंडर रूट 2 cos x आएगा। देखो यही अपना RHS था, तो अपने कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब बात मेरी ये समझो, मैं जो बता रहा हूँ आने वाले टाइम पे मैं ये चीज नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट ऐसा कर दूंगा अंडर रूट 2 है तो देखो ये इससे कट गया, यहाँ पे डायरेक्ट अंडर रूट 2, ये पता चलेगा ना बरोबर, ये वाली चीज है, क्योंकि बिना मतलब का टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को। चलो है ना, चलो ऊपर आया कर दिया। तो चलो अपना जो फर्दर नेक्स्ट पॉइंट है बरोबर, ये डाउट वाला आया था ना, ये वाला तुम्हारा जगदीश, तो देखो ये पॉइंट में था क्या, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि अपने ने ये कौन से ऑनलाइन लेक्चर्स में सीख लिया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने दर्शाते कैसे। कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने ने सीधे ये सीखा था z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, यही सीखा था, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, यही वाली चीज सीखी थी। अब तुम समझो x क्या था, रियल नंबर, और y भी क्या था, रियल नंबर। अब तुम बोलोगे सर तो इमेजिनरी का, ये i के साथ जो है ना ये है इमेजिनरी। अब तुम बोलो तो सर यानी मैं समझा नहीं, तुम देखो अंडर रूट में -3 लिखा है तो तुम ऐसा लिख सकते हो -1 इंटू अंडर रूट इंटू 3 लिख सकते हो कि नहीं। अब अंडर रूट में -1 को तुम क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 3, और अंडर रूट में -1 है i, यानी इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, है कि नहीं। अब ये इमेजिनरी है तो ये वाला जो नंबर है ये कौन सा है, रियल हुआ कि नहीं हुआ, यानी इमेजिनरी नंबर खाली अंडर रूट में -1 होगा और उसके साथ जो दूसरा नंबर लिखा होगा वो एक रियल नंबर का ही पार्ट होगा बरोबर। इसको देखो जो सिंपल x वाला पार्ट है जिसके साथ i नहीं, उसको अपने क्या बोलते थे, रियल पार्ट ऑफ z, यानी वास्तविक भाग बरोबर। और ये जो i y के साथ जो दूसरा नंबर होता था i के साथ बरोबर, जो y होता था उसको बोलते थे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। अब तुम समझो हम 6ठी क्लास में सीखे थे, और समझो किसी भी चीज़ को जब विजुअली समझते तो वो चीज़ बहुत आसान हो जाती है और उसके साथ खेलने में बहुत मज़ा आती है। तो तुम समझो नंबर्स को हम किस पे दर्शाए थे 6th क्लास में, नंबर लाइन पे, याद है, संख्या रेखा पे ये संख्या दर्शाओ, संख्या रेखा पे -4 + 3 करो, तो तुम्हें सिखाता था P3 का अगर -4 + 3 क्या प्लस किया तो इस तरफ जाओ, माइनस किया तो इस तरफ आओ, याद है, ये सब हमको कराना सिखाया था। यानी सारे नंबर संख्या रेखा पे आते हैं, ये हमने सीखा। पर हम लोगों ने ये चैप्टर में क्या सीखा था कॉम्प्लेक्स नंबर पे। अभी देखो और फर्दर चीजें मैं बता रहा हूं तुम्हें, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो हमने संख्या रेखा पे क्या सीखा था कि संख्या रेखा पे सारे नंबर आते। अब 6ठी क्लास का बच्चा इतना सा दिमाग, उसको ये बोलोगे कि संख्या रेखा पे सारे रियल नंबर आते हैं, तो बोलोगे वास्तविक संख्या क्या होती है कि नहीं। हम बच्चे से बच्चे की भाषा में बात करेंगे ना बरोबर। अब समझो
जैसे कि पॉलिटिकल बात चल रही है खेमे में, बरोबर, तो बच्चा पूछेगा क्या कर रहे हैं मोदी जी, समझ लो, तो वो यही बोलेंगे कि अब वो मोदी सपोर्टर हो तो बोला सब अच्छा ही काम कर रहे हैं, अब मोदी विरोधी हुआ तो वो यही बोलेंगे कि बेकार काम कर रहे हैं। अब बात ये समझो, आर्ग्यूमेंट थोड़ी देगा कोई भी बच्चे को कि देखो ये फार्म बिल लेके आ गए, कि ये देखो ये वाला रूल लेके आ गए, तुम्हें पता चलता है बच्चा ये कैसी चीज़ है। अब छोटे बच्चे को थोड़ी पता चलेगा, तो उनको उन्हीं के लेवल पे बताया जाता है कि नहीं बताया जाता। पर जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग आती है तब तुम रीज़न करते हो कि अगर ये गवर्नमेंट अच्छी है तो क्यों है, ये गवर्नमेंट खराब है तो क्यों है, या ये चीज़ अच्छी है तो क्यों है, ये चीज़ खराब है तो क्यों, तुम उसके कारण ढूंढते हो, समझ रहे हो। ऐसे तुम नहीं बोल सकते हो कि क्यों, पर जब छोटा बच्चा होता है वो ऐसे ही बोल देता है, उसको उसी की भाषा पे समझाया जाता है। तो तुम छोटे बच्चों की भाषा पे तब तुम चीज़ सीखो तो कि ये -4 ये -5, तुम्हें पता है कि यहाँ से यहाँ के बीच में कोई संख्या नहीं है बचपन में, पर आज तुम ये नहीं बोलोगे। अगर ये होल नंबर है, बरोबर, यानी -4 अपूर्णांक वाले, तो सच में कोई नहीं है, पर अगर ये रियल नंबर है तो अनंत नंबर है। अब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बदलती जा रही है ना, तो समझ रहे हो, लेवल अप हो चुका है। तब लेवल अप हो चुका है तो अपने को अब संख्या रेखा भी रीडिस्कवर करनी पड़ेगी। तो तुम सोच रहे हो कैसे, सर छठी में सीखा वो गलत था, और गलत नहीं था, पर वो उतने लेवल का था। समझ, जब गेम खेलते हो तो पहले छोटे लेवल, जैसे कि क्रिकेट मैच भी होती है तो सबसे पहले प्रैक्टिस सेशन होता है। प्रैक्टिस सेशन पे देखते हैं कि इसकी कॉम्पिटिशन कौन सी है, यानी कौन से लेवल पे खेल पाता है। लेवल 0 का खिलाड़ी तो लेवल 0 से प्रैक्टिस कराई जाती है, फिर वो जैसे लेवल 0 पे अच्छा खासा होता है फिर लेवल 1 पे, फिर लेवल 2, फिर लेवल 3, फिर लेवल 4, फिर एकदम फाइनल लेवल पे उसकी जैसी परफॉर्मेंस है उससे बाद उसको वहाँ लाया जाता है। अब तुम समझो डायरेक्ट 0 लेवल का प्लेयर को तुम लेवल 5 का खिलाओगे तो कभी क्रिकेट अच्छा नहीं खेल पाएगा। वैसा ही मैथ्स का होता है कि जो कॉन्सेप्ट लेवल 0 के थे उनको, बरोबर, लेवल 0 के पहले कॉन्सेप्ट बताया जाता है एकदम बेसिक। इससे लेकर 6ठी क्लास तक तुमने सिर्फ जोड़ घटाव गुणा भाग ही सीखा, और 6ठी क्लास में ABCD आई, 10वीं तक हल्की हल्की ABCD रही। अब वो सारी चीज़ें एक साथ मिलकर खेल रही हैं। ये क्या, इसमें तुम क्या सीखोगे, वो 6ठी क्लास का संख्या रेखा, पर अब संख्या रेखा विस्तृत हो चुकी होगी। अब संख्या रेखा भी अपने लेवल पे खेलेगी। बोले अब मैं वैसे ही नहीं हूँ जैसे मैं पहले थी, वो नहीं मुन्ना भाई MBBS तू बदल गई रे चिंकी, ये बस ये चिंकी बदल गई है। अब बात समझो खेल कैसा होगा। हमने क्या सीखा कि रियल नंबर में सब आता है, तुम बोलो वो, पर अंडर रूट वो -1 क्या बोलता है, यानी इसी को तो अपने आयोटा बोलते हैं। मैं नहीं आ रेला बेड़ो, मैं नहीं आ रेला, तो ये संख्या रेखा पे आएगा नहीं, इसको तुम दर्शा सकते हो नहीं। अब तुम समझो वो कौन सी इमेजिनरी नंबर का एक मतलब क्या होता है। आज तक हमारी पूरा गणित आधार था कि किसी भी संख्या का वर्ग करो तो प्लस वाली संख्या आएगी, बरोबर, और हर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है और होता है, बरोबर। तो देखो एक चीज थी, जैसे कि तुमने देखो x² + 4x + 4 = 0, बरोबर, तो ये संख्या हमें मिली x बराबर, समझ रहे हो, x बराबर क्या आया, -2 आया ना इसका, तो बरोबर -2, यानी इसका आंसर मिल गया। ऐसे करके कई सारी इक्वेशंस का हमें आंसर मिलता था, बरोबर, यानी इक्वेशन है तो उसका आंसर होगा। ओके, अब ध्यान दो, x² + 1 = 0, ये भी तो एक इक्वेशन है कि नहीं है, और यही इक्वेशन से शुरुआत हुई थी कॉम्प्लेक्स नंबर की। हम कह सकते हैं कि यानी तुम समझो, लॉजिकली समझो तो तुम्हारा दिमाग फट जाएगा, ऐसी ये चीज आएगी। देखो x² = 1 तो x² = -1, x² = -1, यानी x क्या है, कोई नंबर या कोई संख्या। इसका मतलब कोई संख्या का वर्ग करो तो -1 आएगा। यार संख्या का वर्ग नेगेटिव, सर -4 का वर्ग करो ना, मैं बोला -4 का वर्ग 16, सर -2 का वर्ग करो ना, मैं बोला 4, सर 0 का वर्ग करो ना 0, सर 5 का वर्ग करो ना 25, सर अनंत का वर्ग करो ना, अनंत का वर्ग, सर किसी का भी वर्ग करो। सर आप नेगेटिव का कर रहे हो तो भी पॉजिटिव हो रहा है, सर आप पॉजिटिव का कर रहे हो तो भी पॉजिटिव हो रहा है, 0 का तो 0 ही है। यानी सर किसी भी संख्या का मैं वर्ग कर रहा हूं, कोई भी संख्या, उसका अगर मैं क्या कर रहा हूं, वर्ग कर रहा हूं, देखो 0 का ही 0 हो रहा है, उसके अलावा हर संख्या का 0 या उससे बड़ा ही हो रहा है। यानी किसी भी संख्या का वर्ग 0 या उससे बड़ा होता है। ये हमने बचपन में सीखा कि किसी भी संख्या का वर्ग 0 या उससे बड़ा ही होता है। तो मैं बताऊं -5 का वर्ग करो, अब तुम बताओ कैसे, किसी भी माइनस देखो, माइनस इंटू माइनस करोगे, वर्ग करोगे ना, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो इसमें सोचने की कोई जरूरत ही नहीं थी, सेकंड थॉट देना ही नहीं था कि हर संख्या का वर्ग प्लस होता ही है। ये तो तुम समझ चुके हो। अब मेरी बात समझो, तो क्या ये इक्वेशन गलत है क्या? संख्या है, उसका वर्ग नेगेटिव हो रहा है, बरोबर। तो हमें पता चला कि जो चीजें हमने डिफाइन की, जिस नंबर्स की हम बात कर रहे थे, ये चीज वहां नहीं आ रही है।
हमने ये जिस चीज के बारे में बात करें तो ये वो एक संख्या है, वो उसको बोलते हैं रियल नंबर। तो ये क्या ये कोई अलग नंबर है, इनको भूतिया नंबर बोल दो। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल। जटिल क्यों? तुम देख रहे हो इतनी अच्छी तरह बात, जिंदगी इतनी मस्त चल रही थी, ये स्पीड ब्रेकर बन गया, समझ रहे? इसके लिए हमने इसको कहा कॉम्प्लेक्स नंबर। जो तुम समझे, पहले ये चीज समझे, तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमने कहा क्यों और क्या होता है आयोटा। यानी आयोटा यानी अंडर रूट में, पहली बात ये चीज अपने दिमाग में बांध लो, अंडर रूट में -1 यानी आयोटा। इसकी बैक स्टोरी बताई कि क्यों हमने ये सब किया, कैसे किया, बरोबर। अब बात ये समझो, अब तुम्हें बताता हूं पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉलर, वो कौन सा पोलर नंबर, एक मिनट, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलर नंबर बोल रहा हूं। अब बात ये समझो, कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन, पोलर, अब ये नया रिप्रेजेंटेशन है, बारी वाले तुम लोग भी देखो, बरोबर, तुम्हारे काम का कॉन्सेप्ट है, साहिल तू भी। चलो तो अब तुम समझो, लास्ट ईयर मालूम है जब तुम्हें सिखाया था तब मैंने टू द पॉइंट बताया था, इसकी बैक स्टोरी, इसके कई सारे आइडियोलॉजी नहीं बताया था, मैंने डायरेक्ट कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट टॉक किया था, याद है? पिछले साल मैंने बताया था कैसे पाई लेना है, कैसे नेगेटिव पाई लेना है, पर इस साल अपने उसी चीज पे फर्दर डिटेलिंग करेंगे, ठीक है? देखो ये चीज तो पता चल गया, z = x + iy। देखो ये नॉर्मल वो होता है, देखो मैं तुम्हें बताता हूं, z = x + iy। पहला कॉन्सेप्ट तो ये तुम्हें पता है ना? अब हमें ये सीखा कि पोलर रिप्रेजेंटेशन करना है तो z = r cos थीटा प्लस i बरोबर i r sin थीटा। इसका फर्दर पॉइंट आता है ऑयलर नंबर, ये यूलर नंबर भी बोलते हैं, और मैं तो तुम्हें सिखाऊंगा, बरोबर, धीरे धीरे करके सब स्टेज बाय स्टेज समझ। एक मिनट, तुम समझ रहे हो, जैसे तुम्हारा मेंटल लेवल डेवलप होता है वैसे तुम्हें तुरंत आगे के पॉइंट बताए जाएंगे, बरोबर, कुछ छूटेगा नहीं, पहली बात तो ये रहा, बरोबर। पर सब कुछ लाइन टू लाइन चले वो बेकार है, बरोबर। मेरा फेवरेट डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलन, बरोबर। अब नोलन की पिक्चर में क्या होता है कि ये वाला पॉइंट यहाँ आ रहा है पर उसकी बैक स्टोरी बहुत पीछे है, बरोबर। यानी मैं ऐसे वो, और कई सारे डायरेक्टर क्या करते हैं एकदम लीनियर उनकी स्टोरी चलती है, हमने पता चलता है ऐसे ऐसे ऐसे। और क्रिस्टोफर नोलन पे ये घटना तुम देख रहे हो कि अभी ये पॉइंट पे ये हो रहा है, उसका आधार बहुत पीछे लिखा होता है, और कई बार चीज घटना हम अभी देख रहे हैं उसका आधार बहुत आगे बाद में पता चले कि उसने ऐसा क्यों किया, बरोबर। ये सारी चीजें तो अपने पास उनमें होने से प्रेरित होके ये चीज अभी बता रहा हूं पर इसके आधार पहले बता दिया था, कि कभी कोई चीज बताऊंगा उसका आधार बहुत बाद में बताऊंगा, पर चल जाएगा तुम्हें पूरी, जैसे पूरी पिक्चर पूरी होती है ना, जैसे बैटमैन ऐसा क्यों, वो डार्क नाइट ट्रिलॉजी में थी, 3 पिक्चर देखोगे तब तुम्हें पूरा आइडिया आएगा कि हाँ बैटमैन ऐसा था तो था क्यों, कई दिमाग तो एक जगह तुम्हारे दिमाग में ख्याल आएंगे कि ऐसा उसने किया क्यों, तो बस ऐसा है। पर 3 पिक्चर जैसे ही पूरी होती है पूरी पिक्चर तुम्हारे दिमाग में हो जाती है क्लियर, तो वैसे जैसे जैसे वक्त जाएगा कई सारी पिक्चर क्लियर होगी, बरोबर। तो चलो एक मिनट ये देखते हैं अब, ये आर क्या है, ये साइन थीटा क्या है, एंगल क्यों आ गए हैं, ये हर जगह क्यों आलू बन जाते हैं, हर जगह घुस जाते हैं, आलू नहीं जैसे आलू की हर सब्जी के साथ सेटिंग हो जाती है वैसे ही हर नंबर में घुस जाते हैं, हर चीज में घुस जा रहे हैं। तो चलो कैसे हो रहा है वो देखो, पहले एंगल है, यानी कहीं एंगल बन रहा होगा, यस और नो, एंगल बन रहा हो, एंगल कब बनता है जब 2 रेखाएं मिलती हैं, यस और नो, एकदम बेसिक पे नेगेटिव पे जाओ ना, ये तो है कि नहीं होता, रेखा है एक दूसरे को काट रही तब एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है तो साइन भी बनेगा कॉस भी बनेगा, तो सर रेखाएं किसी से एंगल बना रही होंगी, मैं बोला हाँ तभी तो बनेगा, और ये सर आर क्या है, मैं बोला मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, याद है अपने बोलते थे मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर = बरोबर अंडर रूट में रियल पार्ट ऑफ प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये अपने करते थे, याद है था कि नहीं। अब तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत मस्त आहा मोमेंट बोलते हैं अपने, चलो देखते हैं भाई हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें 2 पार्ट आते, क्या होते हैं, रियल और इमेजिनरी। अब इमेजिनरी को तो हम रियल नंबर पे दर्शा ही नहीं सकते, तो इमेजिनरी को हम दर्शाएंगे कैसे, और मैथमेटिक्स में ये कि चीज़ों को विजुअल इंटरप्रिटेशन हो, आंखों के समक्ष दर्शाया जा सकता है, बहुत मजा आता है, समझ रहे हो। संख्या एक मिनट कोई भी 6, 7, 8, -2 बरोबर -3 2.4 उन सबको तुम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हो, पर अंडर रूट में -3 को तुम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हो नहीं, तो हमने एक अलग ही एक्सिस बना डाला, इसमें सिर्फ नियर नंबर है ना, तो हमने बोला रुको ऐसा नहीं है, मुझे नंबर का विजुअल रिप्रेजेंटेशन तो चाहिए यानी चाहिए, बरोबर। तो देखो तो मैंने ये पूरा का पूरा ये नया एक्सिस बनाया, ये देखो ये जो था ना एक्सिस ये रियल नंबर का था, समझे, और ये जो एक्सिस है
ये कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये रियल नंबर का एक्सिस एज वेल एज ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सिस। अब ये जो रियल नंबर का एक्सिस है इसमें सारे रियल नंबर और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सिस यानी इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर, बराबर। अब देखो तुम्हारे दिमाग में एक अजीब सा वाक्य में डाल रहा हूं तो मैं चुपके से जवाब देना है, समझना मैं सच बोल रहा हूं कि झूठ, ये बताना। हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, यस और नो? यस और नो? हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, यस और नो? कितने लोग यस बोलते हैं? बरोबर, तुम लोगों ने तो गिने। अब कितने लोग नो बोलते हैं कि हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है? कॉन्फिडेंस से बोलो। और कितने लोग बोलते हैं कि हम ना यहाँ हैं हम ना वहाँ हैं, हम शून्य, हम न्यूट्रल हैं, हम न्यूट्रल हैं। अच्छा ये रहे। चलो देखो, तुम्हें पता है बदनाम क्या हुए, नाम तो हुआ, बरोबर, यही बोलते हैं ना। तो वैसे ही रियल क्या हुआ है, कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स तो हुए। अब तुम बोलो कैसे कॉम्प्लेक्स हुए? 2 लिखो, मैंने एक संख्या लिखी 2, तुम बोलोगे ये रियल है कि कॉम्प्लेक्स? रियल। अब कॉम्प्लेक्स के लिए आई आना चाहिए, यहाँ पे आई है ही नहीं, पर मैं लाऊंगा, तात्याबाद ला लेगा। देखा तो तुमने वो दादू सर का, महादेव की कसम लाइक ठोक दीजिए, याद है तुम्हें? हाँ लाइक ठोक दीजिए, हाँ। अरे जबरदस्त एनर्जी हो, जबरदस्त एनर्जी, यानी देखने वाला एनर्जी। उनकी वीडियो देख के मैं थक गया। ये सर का 12 घंटे से जल नहीं पीऊंगा, 5000 घर का दिया मैं जलाऊंगा, याद है वो वाली वीडियो देखी थी? जबरदस्त। तो चलिए देखते हैं 2। अब तुम बोलो सर आई तो है ही नहीं, कहाँ है इमेजिनरी पार्ट? मैं लाएगा, देखो है कि नहीं? अब तुम बोलो सर ऐसा तो मैं भी ला सकता हूं, तो मैं बोला हाँ, यानी इससे एक मिनट दिमाग से सोचो कि यानी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर ही है पर उनका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, आया कि नहीं? और अगर समझो, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आयोटा वाला पार्ट अगर 0 है तो हम उसको बोलेंगे प्योरली रियल। तो यहां चुपके से एक और बात मैंने तुम्हें दिला दी दिमाग में कि प्योरली रियल नंबर क्या होता है, यार शुद्ध वास्तविक संख्या क्या होती है। तो तुम बोलोगे कि जिसका आयोटा वाला पार्ट 0, यानी ये तो बचा ही नहीं ना यार, तो सिर्फ ये बचा और यही रियल ही है। आई वाला पार्ट और वो रियल वाला पार्ट तो हम बोलते कॉम्प्लेक्स नंबर, पर हम बोलो कि वो नंबर सिर्फ और सिर्फ रियल ही हो तो उसका आयोटा वाला पार्ट 0 हो जाएगा कि नहीं? अब एक लड़का बोलेगा अच्छा सर तो प्योरली रियल की आप बात करो तो प्योरली इमेजिनरी क्या होगा? ये भी तो हो सकता है, यानी शुद्ध काल्पनिक, यानी मेरी कल्पना में घूम रहा है वो नंबर। अब कल्पना का मतलब यूनिकॉर्न, सिंह वाला घोड़ा, बरोबर। एक आदमी घर पे आता है, बोला ए चुप चुप चुप, बोला क्या हुआ? बोला मेरा यूनिकॉर्न सो रहा है। बोला क्या? बोला मेरा यूनिकॉर्न सो रहा है। बोला कैसे? बोला है मेरे पास, मेरा तो देखता हूँ, गधा है पर वो यूनिकॉर्न बोलता है। तो वो है कि नहीं है कि नहीं है? उसके इमेजिनेशन पे, बरोबर, यानी है पर इमेजिनेशन पे। बोला नहीं जैसे अपने स्टूडेंट नहीं होते कई सारे, वो इमेजिनरी पढ़ाई करते हो, कागज ले तो सुबह उठ के वो आज तेरा भाई पढ़ेगा, किताब जला देगा, आग लगा देगा, जला किताब पे सब कुछ लिख लेते हैं, इस टाइम इतना, इस टाइम इतना, इस टाइम इतना। सुबह उठते हैं 10 बजे का टाइम, वो कितना टाइम टेबल बनाते, सुबह 6 बजे उठेंगे, अलार्म थोड़ा लेट बजता है, बरोबर ना, 6 बजे बज ही जाता है, वो बंद कर देता है। फिर सुबह उठता, अरे 6:15 हो गए, मेरा फिक्स टाइम टेबल था, अब 15 मिनट तो लेट हो गया, चलो 7 बजे शुरू करते हैं, समझ रहे हो? 7 बजे शुरू करते हैं। अब 7 बजे उसने नहा धो के तैयार हुआ, 7 बजे के 7:25 हुए, अरे यार 25 मिनट भी कर गए, चलो 8 बजे शुरू करते हैं, समझ रहे हो? अब 8 बज गए, 8 बजे से 9 बजे मस्त पढ़ता है, वो आज मस्त पढ़ा 1 घंटे, तो वहाँ गजब जला आग 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 पढ़ता है 8 से 9। अब बोलता चल 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, इंस्टाग्राम चला लेते, ये सब चला लेते हैं, मजा आ गया। अब 9 बजे, 9 से उनका प्लान था 9:10 से फिर 10 बजे तक तैयारी करना, पर 9:20 हो गई, अरे यार 10 मिनट चले गए, तो 10 बजे तक देख लेता हूँ। तो ये इमेजिनरी वाली बात होगी कि नहीं? उसके पापा बताते, बता तूने बच्चा क्या पढ़ा? अब पापा ये रहा टाइम टेबल, पूछ लो मम्मी से। बोला हाँ किताब तो खुली थी, पर तूने पढ़ा? बोला पप्पा आग लगा दी, ये देखो कागज। हाँ बेटा तूने पढ़ा तो बहुत है, यानी तूने 12 घंटे पढ़ा? बोला पापा 12 घंटे नहीं पढ़ा तो 13 घंटे पढ़ा। बोला कैसे आप आए तब भी पढ़ रहा था?
फिर ऐसे पढ़ेगा क्या मतलब, यानी यहाँ पे फोन चालू और यहाँ पे टीवी। अब डेंसिटी होती पढ़ाई की, यानी जब तुम 50 आधे घंटे ही पढ़ो पर एकदम डेंसिटी के साथ पढ़ो। डेंसिटी का मतलब कि दो वो काम नहीं एक ही वर्क, उसको बोलते हैं डीप वर्क। आने वाले टाइम है ना, आने वाला टाइम, उस पर डीप वर्क की बहुत वैल्यू होगी। डीप वर्क यानी तुम अगर 2 घंटे ही पढ़ाई करो, पर 2 घंटे लगातार और एकदम गहरी पढ़ाई करो, उसमें दूसरी कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं, ये ईमानदारी वाली पढ़ाई। 4 घंटे का टाइम टेबल बना तो उसमें 2.5 घंटे ही पढ़ रहे हो, तो तुम 1.5 घंटा बर्बाद कर रहे हो। और उससे अच्छा तुम 2 ही घंटे पढ़ो, पर लगातार पढ़ो, 1 घंटे का भले ब्रेक ले लो। पर अगर तुम बोलो ना अपना शेड्यूल चेक करो कि हाँ मैंने इतने 2 घंटे पढ़ाई की, तो तुम्हें पता ही होना चाहिए कि हाँ मैंने सच में पढ़ाई की। समझ रहे हो, डेंसिटी वाला वर्क। तो देखो, तो ये कॉम्प्लेक्स, ये कौन सा पार्ट था, ये इमेजिनरी पार्ट। अब ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब तुम समझो। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि नंबर कैसे दर्शाते हैं हम, कौन से वाले। और याद रखो कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को हम समान कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये बता रहा हूं, देखो x प्लस आईओटा वाई बराबर 2 प्लस 3i है। मैं ये बता रहा हूं x प्लस आईओटा वाई बराबर 2 प्लस 3i है, तो x क्या होगा, 2 होगा, और y क्या होगा, 3 आया। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम इक्विटी होती है, यानी इक्वल हो सकते हैं, तुम कंपेयर कर सकते हो, पर कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी नहीं होती। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी नहीं होती यानी क्या बोल रहे हो सर आप, इनइक्वालिटी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में तुम ये नहीं बता सकते कौन सा नंबर बड़ा कौन सा नंबर छोटा, है ना सर। 5 प्लस 8i ये लिख रहा हूं, और एक लड़का लिख रहा है सर 88 प्लस 66i, तो सर इसमें से ये बड़ा दिख रहा है, ये तो छोटा दिख रहा है। पर मैं बोला तुम कंपेयर नहीं कर सकते हो। अब बोला सर क्यों, क्या सर आप बकवास करते हो, आप हमेशा ऐसे ही बोल के दिल तोड़ देते हो। आपने अभी बोला ये इनको कंपेयर कर सकते हो, इक्वल हो, तो मैं बोला इनमें से पर तुम ऐसे कंपेयर नहीं, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, ये दोनों नंबर में। अब तुम बोला सर आप समझाओ ना कैसे, ऐसा मुझे दिखने में तो यही बड़ा लग रहा है ना, और ये छोटा लग रहा है, पर इन दोनों में से मैं बोल ही नहीं सकता हूँ कौन सा बड़ा। अब समझ लो, एक था फेकुचंद और दूसरा था फेकुचंद नंबर 2। फेकुचंद नंबर 1 क्या था कि फेकुचंद नंबर 1 फेंकना शुरू किया, बरोबर। बोला कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी की तू बात ही मत कर। बोला नहीं कर रहा। बोला पर कर। बोला इतनी प्रॉपर्टी है कि तुम पूछो, यानी इतने सारे लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मेरे एक ऑर्डर पे 10 लोग आते हैं, और दूसरा वाला उसको देख के फेंके, बरोबर, कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, बरोबर, कि मेरे एक इशारे पे कई सारे लोग, प्रधानमंत्री भी नाच जाता है। अब तुम समझो इस बात का कोई भी सेंस आ रहा है इन दोनों की बात का, क्योंकि दोनों बात रियल नहीं है। चाय की किटली पे चाय वाला उनसे बोल रहा है कि भाई साहब बाकी पैसे वो दे दो, तो कंपैरिजन होगा उन दोनों का। एक मिनट, फेंकने में कौन बड़ा फेंक रहा है, आप एक मिनट, तुम फेंक रहे, जैसे कि ये फेंक रहा है और वो फेंक रहा है, वो दोनों लड़के फेंक रहे हैं। अब एक लड़का सोच समझेगा, जैसे कि समझो साहिल सुन रहा है उनकी बातें, चाहे यहाँ पे फेंक रहा है और उसने उसकी बातें सुनी, तो साहिल क्या बोलेगा कि हाँ नहीं, जय जो बोल रहा है उसके हिसाब से जय ज़्यादा पैसे वाला है, कि जगदीश जो बोल रहा है उसके हिसाब से जगदीश ज़्यादा पैसे वाला है। अब दोनों जो बात कर वो इमेजिनरी, जो भी संपत्ति वो यहाँ है, तो बाहरी दुनिया में तो है नहीं, उसका कोई भौतिक अस्तित्व तो है ही नहीं। तो साहिल बोलेगा कि जिस हिसाब से उसने बात की, उसके पास जितनी भी भौतिक संपदा है वो बहुत ज़्यादा होगी, जगदीश के पास भौतिक संपदा ज़्यादा है। पर साहिल पढ़ा लिखा इंसान, साहिल बोला दोनों फेंक रहे हैं, यानी हम नहीं बोल सकते कोई पैसे वाला नहीं, दोनों लुक्के हैं। बोला उसने बड़ी फेंक दी, पर बात तो फेंकी है ना, नहीं अपने लोग बोलते चलो फेंक दे जा, मैं लच्छा बीट रहा हूँ, तो वो दोनों लच्छे फेंक रहे हैं, तो बस ये दोनों लच्छे हैं। अब इन दोनों लच्छे में कौन सा लच्छा बड़ा। अब तुम बोलो अच्छा सर तो मैं मॉड्यूलस ले लूँ, तो सर मॉड्यूलस तो लेंथ आती है। अब तुम बोलो मॉड्यूलस क्या होती है, एक मिनट, पर मॉड्यूलस लोगे तो उसको बोलते हैं, अगर तुम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस ले तो तुम्हें कौन सा नंबर मिलता है, रियल। कैसे, देखो √x² + y², इसमें i वाला कहीं पे भी पार्ट मिला नहीं। अगर जब तुम्हें i वाला पार्ट नहीं मिल रहा है यानी रियल नंबर, अब रियल नंबर के बीच में कंपैरिजन हो सकती है, यस और नो। इनइक्वालिटी का मतलब कंपेयर कर सकते हो कि नहीं। देखो 4 बड़ा कि 3, 4, पर 3i बड़ा कि 4i, उसको तुम कंपेयर नहीं कर सकते। यानी ये चीज समझे कि कंपैरिजन, वी कुड कंपेयर द रियल नंबर बट कुड नॉट द इमेजिनरी नंबर। देयर इज इक्वालिटी इन बिटवीन द 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स बट नॉट इनइक्वालिटी, यानी दो कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में कोई इनइक्वालिटी नहीं होती, उनको तुम कंपेयर नहीं कर सकते। रियल नंबर को कर सकते हो कौन बड़ा कौन छोटा, पर कॉम्प्लेक्स नंबर पे तुम बड़ा छोटा नहीं कर सकते हो, बरोबर। इसका आइडिया आ गया। अब चलो ये क्या पूरा का पूरा बैकग्राउंड है। अब तुम बोलोगे सर आप तो ये पॉइंट पे थे, इस पे क्यों है, मैं समझ रहा हूँ, तुम समझ रहे हो मेरी बात। एक चीज बोलते हैं फाउंडेशन, जैसे तुम्हारा फाउंडेशन अच्छा होता है ना,
तब तुम अपने आप चीज़ें समझने लगते हो, बरोबर? अपने आप चीज़ें समझने लगते हैं ना। मेरे को जब लास्ट ईयर आएगा, जैसे जैसे वक्त जाता जाएगा, किताबें मैं दे दूंगा और किताबें तुम अपने आप गिनने लगोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा फाउंडेशन अच्छा होगा। कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं दिखा होगा ना, मैंने नहीं पढ़ाया होगा, मेरे दिमाग से उतर गया होगा, तो भी तुम गिन लोगे क्योंकि तुम्हारा फाउंडेशन अच्छा है। इसको मैं एज इट इज बोल जाऊँ, बरोबर? और एज इट इज तुम लिख लो, और एज इट इज एक मैकेनाइज्ड वे पे पढ़ो तो तुम्हारा दिमाग सड़ने लगता है। दिमाग मालूम है कैसा होता है? अलादीन का चिराग जैसा होता है, वो घिसना पड़ता है। उसको घिसोगे उतना चमकेगा। पर तुम्हें खाली एज इट इज बोलते हो ना, वो बफे की तरह नहीं खाना अपने रख देते कि ये लो ये खा लो, यानी ये आए तो ऐसा ही करो। ये तुम्हारा दिमाग अपने आप बोलना चाहिए, बरोबर? मैं भी ऐसा कभी बोलूँ कि ये आए तो ऐसा करो, तो वो तब होगा जब मुझे उसके बारे में बहुत डिटेल का आइडिया नहीं है। और जिन चीज़ों के बारे में डिटेल का आइडिया, उस पर अपने डिटेल पे जाएंगे। भले 2 घंटे लगे, आधे घंटे की चीज़ 2 घंटे चले वो चलेगा, और उसको 10 मिनट भी आगे पीछे नहीं करना चाहिए। अमुक चीज़ें कॉन्सेप्चुअल होती हैं। इसका मैंने कॉन्सेप्ट दिया, अब इसको तुम 100 सवाल कर सकते हो, पर अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट वीक है ना, नहीं कर पाओगे। ये ऐसी चीज़ें होती हैं, समझे? ये आए तो यही करना है, वो तुम्हारा दिमाग बोलेगा कि क्यों करना है, वो एक्सपीरियंस से आता है, समझे? चलो अब ये वाला बता रहा हूँ कि मैं क्या, आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन पे थे ना, चलो देखें हम। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन की जब अपने बात कर रहे हैं तो देखो, तो अपने किस पे दर्शाते हैं? ये रहा इमेजिनरी एक्सिस, यानी y वाला पार्ट, यानी i के साथ जो y वाला नंबर होता है ना, बरोबर, ये वाला, इसको यहाँ पे दर्शा, जैसे कि √3i, बरोबर? तो √3 यानी यहाँ पे साइड, जैसे 5i तो 5 यहाँ से, बरोबर? अब देखो, और ये था रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है? अब देखो, एक नंबर है z = 3 + 4i, देखो 3 + 4i, तो 3 यानी 3 कदम यहाँ पे, देखो ये रहा 0 1, एकदम x अक्ष और y अक्ष की तरह, जैसे अपने नहीं वो कौन से वो ग्राफ बनाते थे, तो ग्राफ में x अक्ष और y अक्ष था, बस वैसे ही पॉइंट लेना। देखो 1 2 3, ये 3 पॉइंट, और फर्स्ट 4i, तो देखो ये रहा 1 2 3 4, तो देखो 3 + 4i, ये रहा, हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो ये रहा 3 4, इसको ऐसे दर्शाते। इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर होगा ना, इसका रियल पार्ट थी, ये इमेजिनरी पार्ट क्या है 4। तो बोला सर ये कैसा रिप्रेजेंटेशन हुआ? अब पोलर कब आता है? जब कोई चीज़ को तुम ना पूरे के पूरे एक स्टैंडर्ड वे में, जैसे कि तुम समझ रहे हो, एक पोजीशन वेक्टर लेते हैं यार, हम किसी चीज़ की पोजीशन कब निकालते हैं? जब उसका इन्फ्लुएंस आ रहा है। जैसे कि केपलर का 3rd लॉ ऑफ मोशन है कि जैसे जैसे वो दूर जाता है ना प्लैनेट, वैसे वैसे उसकी स्पीड गिरती है, और जैसे जैसे वो सेंटर के पास आता है ना, गुरुत्वीय सेंटर के पास, उसके ना टाइम पीरियड बढ़ जाता है। यही था ना लॉ, मैं थोड़ा सा क्या बहुत पहले सीखा था, फर्स्ट लॉ नहीं था, सेकंड लॉ था, r³ = t², ऐसा कुछ था। सेकंड लॉ नहीं है, 3rd लॉ है। एक मिनट, तुम्हें पता है? अच्छा चलो, मेरे को तो वो सीख लूंगा आराम से, बरोबर? पर तुम्हें पता है वो स्टूडेंट किसका था? जोहानस केपलर। जोहानस केपलर स्टूडेंट था टाइको ब्राहे का। और जो टाइको ब्राहे थे ना, वो अपने टाइम के जबरदस्त एस्ट्रोनॉमर थे। एस्ट्रोनॉमर यानी उन्होंने अपनी पूरी लाइफ, तुम बोल दो, उन्होंने खाली ग्रहों को देखने में निकाल दी। ग्रहों की पोजीशन मार्क करते थे, समझो ये चीज इससे कैसे कनेक्ट होगी। ग्रहों की पोजीशन मार्क करते थे, इस पॉइंट से मार्क कर रहे हैं और यहां से यहां देख रहे हैं, तो यहां से यहां देख रहे, तो वो बोला कहां गया, तो यहां से एंगल मापे थे, इतना इंक्लिनेशन, एंगल इतना बड़ा, तो उनको पता चल गया कि वो यहां पे गया, एंगल इतना बड़ा, तो उनको पता चल जाता कि अब इधर से उनके पास ना सूत्र आ गया कि ये इस हिसाब से पैटर्न पकड़ा गई। जैसे देखो मैं तुम्हें पैटर्न पकड़ना बता रहा हूँ, तुम पैटर्न पकड़ना भी सीख जाओगे। देखो मैं लिख रहा हूँ 2 4 6 8, बताओ क्या आएगा? इधर क्या आएगा? मैंने लिखा 2 4 6 8, यहाँ पे क्या आएगा? देखो होशियार हो गए, कॉन्ग्रेचुलेसन। यही, एक मिनट, तुम बोलो कि क्या है सर ये बच्चों को, अरे यही तो है, एक मिनट, तुम समझ रहे हो? बिल्ली है इतनी छोटी, समझो शेर का बच्चा है इतना छोटा सा, हाथ में उठाओगे तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। पर जैसे महीने जा रहे, साल जा रहे, ये जा रहे हैं, फिर अब तो वही तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुमने काट ली गई, बरोबर? जब ये बच्चे के फॉर्मेट में, तब उसको तुम खिलाते हो पिलाते हो तो वो तुम्हारा दोस्त बन जाता है, बरोबर? पर बच्चे का फॉर्मेट में है, बरोबर? यानी 8वीं अभी ये शुरुआत हो रही है, बच्चा ये सवाल है, ये सवाल है, ये कोई सवाल है अभी बच्चे के फॉर्मेट में। अब 3 महीने बाद देखते हो क्या चिंकी तू तो बदल गई ऐसा नहीं करने का है, समझ रहे हो? चिंकी को बदलने नहीं देने का। तो देखो ये इसी तरह से उसने पैटर्न पकड़ ली, इतना सारा, समझ लो उसका रूम पूरा भरा पड़ा है कागजों से। और उसी का स्टूडेंट था जोहानस केपलर। जोहानस केपलर ने उसके कागजों का जबरदस्त अभ्यास किया और अच्छा खासा अभ्यास किया टाइको ब्राहे का। उसने फिर ये पूरे केपलर के 3 लॉ ऑफ मोशन निकाले। उसमें तो मेरे को जहाँ तक क्या था ना कि केपलर का 3rd लॉ ऑफ मोशन निकालते उसने 23 साल का वक्त लिया था, 23 साल का। अब तुम समझ रहे हो, थैंक्स टू कंप्यूटर, थैंक्स टू मॉडर्न साइंस, थैंक्स टू एवरीथिंग, कि ये जो चीज़ें उन्होंने 1500 के आसपास के वक्त पे की थी ना, 1500-1600, यानी आज से 400-500 साल पहले, उनको इतने सारे साल लगे क्योंकि ना तो कंप्यूटर था, सारा का सारा डेटा असिमिलेट करने, यानी तुम समझ रहे हो
तुम्हें ग्रुप में जो पीडीएफ्स आती हैं बरोबर अपने पेपर की, तो तुम्हें कभी भी देखना है कि 5 तारीख को सर ने कौन सी डीपीपी ली थी, तो तुम्हें खाली सर्च करना है 5 अक्टूबर, तुम्हें पता डेट लिखी हुई होती है, और 5 अक्टूबर को तुम्हें डायरेक्ट 5 अक्टूबर का तुम्हारी डीपीपी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अगर नहीं ली होगी तो नहीं आएगी, पर 4 अक्टूबर लगे 4 अक्टूबर की लेंगे तो आएगी। तुम समझो अगर यही चीज़ कागज़ के स्वरूप में होता और कागज़ हजारों होते तो उसको असिमुलेट करने में कितना ताकत लगती। और समझ रहे हो उसको पूरा का पूरा एक फिजिकल स्पेस होता है, और से तुम्हें हर सब्जेक्ट के 10-10 पेज हुए हो तो तुम्हारा पूरा का पूरा कबर्ड भर जाता है कि नहीं? तो समझो डिजिटल होने की वजह से चीज़ों को असिमुलेट करना बहुत आसान हो गया। कैसे मैं तुम्हें बताऊँ, तुम्हें 6 अक्टूबर, आज 6 अक्टूबर है ना, तो 6 अक्टूबर का जो तुम्हारा लेक्चर चल रहा है तुम्हें याद है, तुम्हें सोच रहे कि 6 अक्टूबर को सर ने क्या सिखाया था, मुझे खुद याद ना हो। आज से 5 महीने बाद में सोचो मैंने 5 महीने पहले क्या पढ़ाया था, बरोबर मैं पूछूँ क्या पढ़ाया था तो मैं क्या करूँगा, मैंने डायरी में तो लिखा नहीं है, बरोबर मैंने कहीं लिखा नहीं, और अपने यूट्यूब पे तो अपलोड कर दिया, तो मुझे भी पता चलेगा मैंने क्या पढ़ा है, उस वक्त मैं क्या बोल रहा था। तो डिजिटल फिंगरप्रिंट कितना है, तो इसको अपना दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं आने इसका। अपने देखो तुम समझो बैटमैन का डायलॉग था कि अगर हर चीज़ का कंस्ट्रक्टिव उपयोग नहीं होना तो हर चीज़ वो बन जाती है क्या, हथियार। अगर इसका तुम सही उपयोग नहीं करोगे तो ये तुम्हारा नौकर बनने की जगह तुम्हारा मालिक बन बैठेगा। ये हर टेक्नोलॉजी के साथ होता है। तुम्हें खाली उसका किसी भी चीज़ से ज़्यादा उसका उपयोग महत्वपूर्ण होता है। तुम इसका महत्वपूर्ण उपयोग सीख जाओ तो तुम्हारे लिए आसान होगा। तो देखो जब अपना नेक्स्ट पॉइंट था 3 और 4 आया, तुम देखो मैं बहुत बह जाता हूँ, समझ रहे हो लेक्चर पे, इसके लिए मेरी डेंसिटी कम होती है। पर बात है कि वो चीज़ें से बहुत ज़्यादा पता चलता है, तुम्हारी जो नॉलेज होती है उसकी डेंसिटी बहुत कनेक्टिव वाली होती है, क्योंकि लेक्चर अपना 1 घंटे का तो होता नहीं है, उससे ज़्यादा का ही होता है, और एज वेल एज डेली होता है, बरोबर। कल लेक्चर की वजह से मैंने तुम्हारा वो रखा नहीं था, बरोबर, क्योंकि 11:30 तो बज ही जाते, और 11:30 बजे के बाद जसवंत अगर घर जाता, तुम लोग घर जाते थक जाते, तो इसकी वजह से मैंने कैंसिल रखा कल का, और डीबीबी भी नहीं हो पाई। पर जब आज का लेक्चर हो रहा तो वो हमेशा ऐसे ज़्यादा होता जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा कि तुम्हारी डेंसिटी अच्छी खासी रहेगी लेक्चर्स की, और तुम समझोगे भी अच्छी तरह, क्योंकि ये चीज़ भले रिकॉर्डेड होकर क्लास में उधर तुम्हें दिखेगी, पर जब तुम यहाँ पे बैठ के देख रहे हो ना, वो चीज़ अलग रहेगी, वो तुम्हारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनेगी, समझ रहे हो। उससे तुम्हें आइडिया आएगा कि हाँ, इससे आइडिया आ सकता है, मैप मिल जाएगा कि हाँ ये चीज़ होती है, ऐसी होती है। पर जब तुम क्या चले हो उस रास्ते पे, वो रास्ते पे चलना और रास्ते के मैप को देखना, उन दोनों की बातें अलग होती है ना, बरोबर। यहाँ पे मैं स्विट्जरलैंड की फ़ोटो डाल दूँ, आल्प्स की फ़ोटो डाल दूँ, इन सबकी फ़ोटो भले डाल दूँ, पर वहाँ पे अगर मैं हूँ तो वो एक्सपीरियंस अलग है, बरोबर। गूगल मैप से हिमालय की चोटी देखना अलग है, और हिमालय की चोटी पे चलना अलग बात है। अनुभव को तुम कंपेयर नहीं कर सकते, ये ऐसी चीज़ होती है। तो देखो 3 और 4 ऐसा दर्शाया। अब देख रहा तुम्हारी आंखों के सामने मैं त्रिकोण निकाल रहा हूँ, तो बोला सर ना होए, मैं बोला होए, चौनी ली, ये रहा, देखो देखे, ओरिजिन से एक पॉइंट निकाल रहा हूँ, ये 0 0। अब देखो ये कितनी लंबाई का होगा, 3, ये कितनी लंबाई का होगा, 4, देख रहे हो 4 जितना हो जाए। तो देखो तुम्हारी आंखों के सामने, बरोबर, 3 और 4। अब बताओ इसकी लेंथ कितनी होगी, पाइथागोरस भाई साहब 5 आ गया। और तुम्हें पता है ये जो 5 है ना, यही मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको अपने को R बोलते हैं, है कि नहीं। अब तुम बोलो सर मैं समझा, पर आप एक और बार बताओगे, अभी तुम लोग बोलोगे ना, अभी तुम समझ जाओगे, बैठ जाओ, अभी तुम लोग जो देखोगे ना तुम एकदम से समझ जाओगे। देखो z = 3 + 4 आयोटा है कि नहीं है, ये ऐसे लिखा है। तो सर इसी चीज को दूसरे ढंग से लिख सकते हैं, पोलर रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं ना, इसी सर चीज को सर दूसरे ढंग से लिख सकते हैं कि नहीं। मैं बताऊं, देखो कैसे लिखोगे उसको, पोलर रिप्रेजेंटेशन होते हैं। एंगल देखो, एंगल आया कि नहीं आया, देखो थीटा के पास का एंगल कौन सा होता है, कौन सा होता है, ये थीटा के पास cos थीटा। नहीं तुम ऐसे नहीं समझ आ रहा, तुम्हें वैसे बता रहा हूं। ये देखो ये क्या है, R। तुम्हारे दिमाग से ये चीज निकल आनी चाहिए कि हाँ यही था, याद नहीं करना है, बरोबर। उसके पीछे का पूरा मैकेनिज्म देखना है। गाड़ी में मोटर होती है, मोटर की वजह से गाड़ी घूमती है, अरे ऐसे नहीं, ये सब बकवास है। चाहो गाड़ी किसी की खोलो, किसी की गाड़ी खोलो, उसको पूरा मोटर देखो, मोटर में अपनी उंगली डाल दो, उंगली टूटनी नहीं चाहिए, यानी बंद मोटर में पर वो जो एक्सपीरियंस होगा ना वो तुम्हें बनाता है, समझ रहे हो। नहीं तो तुम समझो भारत में इतने सारे हर साल इंजीनियर, तुम समझो होलसेल में चीज़ें सस्ती मिलती हैं, पता है होलसेल में चीज़ें सस्ती मिलती हैं। एक की जगह अपने नहीं दुकान पे जाते हैं किताबें लेने, तो अपने को इतनी सारी किताबें दे देता है सस्ती, बरोबर। कई सारी महंगी किताबें अपने को सस्ती दे देता है, क्यों दे देता है, क्योंकि अपने होलसेल पे लेते हैं और बहुत सारी लेते हैं, बरोबर। कम से कम 20-50 किताबें अपने ले चुके होंगे अभी तक में,
2 साल के अंदर मैंने उससे ली, 20 से 50 किताबें, वो भी सब कुछ अच्छे से अच्छी। अब तुम ये समझो, ऐसे ही इंजीनियरों के साथ हो तो कंपनी को 4 इंजीनियर चाहिए और निकल रहे 500, तो आदमी यही बोलेगा होलसेल में इंजीनियर मिल रहे हैं, सस्ते वाले लेंगे, ये काम करना है, 5000 वाला चाहिए। प्रमुख चीज़ें क्या होती है? क्वालिटी वाली होती है। अब तुम बोलो क्वालिटी वाली आने, एप्पल समझ लो, एप्पल ले लो, एप्पल का फ़ोन कभी सस्ता नहीं आता, क्यों? क्योंकि उसका एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड कभी नहीं सस्ता होता। तो अच्छी तरह अगर तुम एक स्टैंडर्डाइज प्रिपरेशन करते हो, स्टैंडर्ड से करते हो, तुम होलसेल वाला किस्सा नहीं बनते हो, तुम समझ रहे हो? होलसेल वाला किस्सा नहीं बनते, स्टैंडर्ड चीज़ें कभी सस्ती नहीं होती, इसके लिए स्टैंडर्डाइज पढ़ना है, नहीं तो ऐसे ही पढ़ के तो होलसेल वाले बन जाओगे, बरोबर? जैसे कि किलो के 4 इंजीनियर, ऐसे किलो के 4 इंजीनियर थोड़ी बनना है। तो चलो मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ कि मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ, ये देखो ऐसे तो दर्शा सकते हो। अब ध्यान दो, कॉस थीटा बराबर पास की भुजा बटे कर्ण होता है कि नहीं होता? पास की भुजा क्या है? 3, थीटा के पास की भुजा 3 और कर्ण क्या है? 5। तो 3 को मैं लिख सकता हूं r cos थीटा, 1 मिनट, 5 cos थीटा, तुम बताओ लिख सकता हूं 5 cos थीटा? अब तुम बोलो हाँ सर, तो 3 को और 5 क्या है? r, यानी मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में मैंने डिटेल इसलिए नहीं क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया है। अब मॉड्यूलस पता चल गया उसका ये पॉइंट से कितनी दूरी, वो इसका मॉड्यूलस। तो देखो r cos थीटा, अब देखो इसी हिसाब से साइन थीटा क्या होता है? सामने की भुजा बटे कर्ण, सामने की भुजा क्या है? कर्ण क्या है? तो साइन थीटा बराबर, वो 1 मिनट, 5 4 बराबर 5 साइन थीटा। अब 5 क्या है? r। देखो 3 को लिख सकता हूं r cos थीटा, और इसको क्या लिख सकता हूं? r i था तो r i r साइन थीटा। देखो आया? अब देखो ये एंगल क्या बना रहा है? एंगल बना रहा है, उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ये जो एंगल बनाएगा, ये देखो इससे प्रथम चरण पे है तो अल्फा बराबर थीटा होगा। अब तुम बोलो ये क्या होता है अल्फा और थीटा, बरोबर? ये देखो पहले, अब देखो दूसरा चरण होगा, बरोबर? तो ये पूरा देखो इधर से यहां तक के कौन सा होगा? पाए, बरोबर? अब बताओ अलग अलग एंगल पे अलग अलग चरण बनेगा। इस चीज को मैं अभी आगे बताऊं क्या आगे बताऊं? अभी बता दूं क्या आगे? अभी बताऊं? ठीक है, तो चलो इतना सबने समझा? गोपाल जरा पोज कर दो तो।